हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 23 अगस्त का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट न्यूज़ है, गवर्नमेंट कंसीडर्स बैन ऑन बोथ सेक्शंस ऑफ हरियत, फाइनल कॉल एट हाईएस्ट लेवल। तो अब सेंटर ये सोच रही है जो ऑल पार्टी हरियत कॉन्फ्रेंस है उसको यूएपीए के अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंदर बैन कर दिया जाए। तो ये हरियत कॉन्फ्रेंस है क्या? हरियत कॉन्फ्रेंस 1993 में एग्जिस्टेंस में आई थी। इसमें 26 ग्रुप्स के द्वारा बनाई गई थी। इसमें से कुछ ग्रुप्स प्रो पाकिस्तानी हैं और कुछ ग्रुप्स बैंड आउटफिट्स के द्वारा ये बनाई गई थी, जिसमें बैंड आउटफिट्स में जैसे कि जमात इस्लामी। इसका ये जो सेपरेटिस्ट कॉन्ग्लोमरेट है, बेसिकली इसको यही लगता था जो कश्मीर है उसका इलीगल ऑक्यूपेशन हो रखा है और ये चाहते थे कि कश्मीर को इंडिपेंडेंट कराएंगे। फिर इसी ग्रुप में दो फैक्शन बन जाते हैं इसके, एक हार्डलाइन हरियत हो जाता है और एक मॉडरेट फैक्शन होता है। तो द सेपरेटिस्ट कॉन्ग्लोमरेट ब्रोक इनटू टू फैक्शंस इन 2005। जो मॉडरेट ग्रुप था उनको कोई और लेड कर रहे थे और जो फिर उसके बाद एक हार्डलाइन था। तो अभी जो हार्डलाइन ग्रुप को जो लेड कर रहे थे वो तो अभी जेल में है और जो मॉडरेट फैक्शन को लेड कर रहे थे वो अभी हाउस अरेस्ट पर हैं। एनआईए ने क्लेम किया अपनी चार्जशीट में कि इनका एक रैकेट चल रहा था, मेडिकल कॉलेजेस का रैकेट चल रहा था। तो ये क्या करते थे, अलॉटमेंट ऑफ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग सीट्स इन पाकिस्तानी कॉलेजेस इज अ मेजर रैकेट दैट फीड्स एंटी इंडिया फोर्सेस इन कश्मीर। तो पाकिस्तानी कॉलेजेस में ये सीट्स दिला देते थे और जब पाकिस्तान के कॉलेजेस से कोई भी आएगा तो उसकी लीनिंग तो टुवर्ड्स पाकिस्तान होगी। तो कश्मीर में ये एक ऐसा सेक्शन क्रिएट कर रहे थे जिनके अंदर लीनिंग होगी टुवर्ड्स द पाकिस्तान। तो दिस शोज द ट्रायंगुलर नेक्सस वेयर इन द टेररिस्ट, द हरियत एंड द पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट आर द थ्री वर्टिकल्स। दे आर ऑस्टेंशियसली पेट्रोनाइजिंग द कश्मीरी स्टूडेंट्स। और कैसे ये लोग कश्मीरी स्टूडेंट्स को पेट्रोनाइज कर रहे थे, एक जनरेशन ऑफ डॉक्टर्स और टेक्नोक्रेट लेकर आना चाहते थे जिसकी लीनिंग होगी टुवर्ड्स द पाकिस्तान। ये मैंने आपको बता दिया। इनको ये लगता था जो कश्मीर है वो इलीगल ऑक्यूपेशन के अंडर है। पहले इनकी इंपॉर्टेंस हुआ करती थी, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी कि इनको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ में इनको ऑब्जर्वर का भी दर्जा मिल गया था। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर लॉन्ग जंपर शैली सिंह 17, तो 17 साल की लॉन्ग जंपर शैली सिंह ने सिल्वर जीता है वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप इन नायरोबी ऑन संडे। तो आप नाम याद रख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। ऑयल पाम मिशन, तो मैंने आपको 1-2 दिन पहले ऑयल पाम मिशन के बारे में बताया था कि गवर्नमेंट सोच रही है कि कैसे पाम की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए ऑयल पाम की नॉर्थ ईस्ट रीजन में और अंडमान और निकोबार आइलैंड में, जिसके कारण हमें जो पाम ऑयल इतना ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है, इंपोर्ट करना ना पड़े और हम उसमें सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं। लेकिन यहाँ पर अब मेन प्रॉब्लम ये आ रही, जो इंडिया की टॉप फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने ये बोला है कि अब बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स में जो ऑयल पाम की प्रोडक्टिविटी के बारे में सोच रहे हो, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में सोच रहे हो, तो आपको अभी इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता है। हो सकता है इसके कुछ लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हो, तो इससे पहले उस पर हमें एक रिसर्च कर लेनी चाहिए। तो अगर हम ऐसी कोई स्पीशीज़ एक्जॉटिक ऑयल पाम आर्किपेलागो पे इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसके कुछ इम्पैक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अंडमान और निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने 2002 में एक बैन लगा दिया था कि अंडमान और निकोबार आइलैंड पे कोई भी एक्जॉटिक ऑयल पाम आर्किपेलागो का इंट्रोडक्शन नहीं होगा। तो 2002 पर बैन लगा हुआ था इस पर। उसके बाद जनवरी 2020 में रिपोर्ट ने रिकमेंड किया था जो ऑयल पाम का इंट्रोडक्शन है उसे अवॉइड करना चाहिए ऐसे बायोडाइवर्सिटी रिच एरियाज़ में जहाँ पे ग्रासलैंड्स हैं। जब तक हमने उसकी स्टडी नहीं की है कि ऑयल पाम का क्या इम्पैक्ट हो सकता है इकोलॉजी पर, तब तक हमें ऐसी कोई चीज़ यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं करनी चाहिए। तो पहले स्टडी कर लें उसका इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या हो सकता है, उसके बाद ही ऑयल पाम को इंट्रोड्यूस करने के लिए सोचें। अब ऑयल पाम की इन्वेसिवनेस कितनी होने वाली, उसका इकोलॉजिकल इम्पैक्ट कितना होने वाला है, तो इसके लिए एक मॉडल बनाए, फिर देखें कि जो इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं ऑयल पाम की किसी और के साथ या नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले स्टडी करने की ज़रूरत है, उसके बाद ही ऑयल पाम को इंट्रोड्यूस करें। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। तो स्टेबल बर्निंग को अब ट्रैक करने के लिए यहाँ पर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी ने ये बोला है कि इसरो का प्रोटोकॉल अडॉप्ट करो, क्योंकि पहले अलग अलग एजेंसीज द्वारा डेटा कलेक्ट किया जाता था तो उसमें थोड़ा गैप रहता था। यहाँ पर पीएम उदय, तो ये जो दिल्ली में सेंटर ने लॉन्च की थी प्राइम मिनिस्टर अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज इन दिल्ली आवास अधिकार योजना। तो यहाँ पर बेसिकली उन लोगों को मालिकाना हक देने की बात की गई थी जिन्होंने अनऑथोराइज्ड जगह पर अपना घर बना रखा है, लेकिन उसको उनका ओनर बना दिया जाएगा। तो पीएम उदय स्कीम सीकिंग ओनरशिप राइट्स इन अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज। तो जो भी अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज है जहाँ पर भी उनके घर हैं उनको उनके ओनरशिप राइट्स मिल जाएंगे। तो 2019 में सेंटर ने लॉन्च की थी प्राइम मिनिस्टर अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज इन दिल्ली आवास अधिकार योजना, ताकि ओनरशिप राइट्स मिल सके लगभग 1731 इलीगल कॉलोनीज और उनको। और इसकी नोडल एजेंसी थी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी और उसके लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। अब इस स्कीम के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आपने फ्लड प्लेन्स पर आपने कोई ज़मीन पर अपना घर बना रखा है
या तो फिर फॉरेस्ट लैंड पर बना रखा है तो उसे इस स्कीम के अंदर कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो हाउस इन सच एरियाज कांट बी गिवन ओनरशिप, क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट परमिटेड ही नहीं है, तो वहाँ पर किसी ने घर बना रखा है तो उसे ओनरशिप राइट्स नहीं मिलेंगे। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर राजस्थान के कैमल ब्रीडर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2015 में एक लॉ आया था और वो लॉ प्रोहिबिट करता है कि कैमल को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते स्लॉटर के पर्पसेस के लिए, या तो फिर टेम्परेरी माइग्रेशन भी करना है या फिर किसी पर्पस के लिए भी करना है तो उसे रेगुलेट किया जाएगा और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या कोई अथॉरिटी जो भी ऑथराइज होगी बाय द स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अब इस लॉ के आने के बाद क्या हुआ, बहुत टफ हो जाता है कैमल को एक्सपोर्ट करना। यहाँ तक कि आसपास के स्टेट्स में भी, हरियाणा पंजाब में भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं और कैमल के जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा गिर गए हैं। जहाँ पर पहले एक कैमल के लगभग कैमल ब्रीडर को 40,000 रुपये मिल जाते थे, अब लगभग सिर्फ 5,000 रुपये ही मिलते हैं। तो इसलिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मेन पर्पस मेरा था आपको ये दो कम्युनिटी के बारे में बताना। एक कम्युनिटी है रायका और दूसरी कम्युनिटी है रेबारी। ये ट्रेडिशनल कैमल ब्रीडर्स हैं राजस्थान की। तो राजस्थान की दो कम्युनिटी रायका और रेबारी, ये ट्रेडिशनल कैमल ब्रीडर्स हैं राजस्थान के। हम आगे चलते हैं। मालाबार एक्सरसाइज होने वाली है। तो मालाबार नेवल एक्सरसाइज में कौन कौन से कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो बेसिकली जो क्वाड के मेंबर्स हैं वो सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग या क्वाड, जिसमें 4 मेंबर्स हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड द यूएस, ये चारों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंडिया की तरफ से 2 आइनस जा रहे हैं, शिवालिक और कैडमात, और ये कदमात और शिवालिक जाएंगे। और ये कहाँ पर हो रही है? तो ये गुआम में हो रही है, यूएस टेरिटरी है जो। आगे चलते हैं। यहाँ पे कास्ट सेंसस की बात की गई है। तो यहाँ पर ऑथर ने ये बोला है कि बीजेपी कास्ट सेंसस क्यों नहीं करना चाहिए। ये कॉलम ऐसा सच इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हम एक्सप्लेन सेक्शन में कुछ देख सकते हैं कि कास्ट पॉलिटिक्स कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद जब इम्प्लीमेंटेशन किया गया कि 27% रिजर्वेशन ओबीसी को दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, तो उसके बाद से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स बिल्कुल बदल गई। वो इसलिए बदल गई कि उसके बाद रीजनल पार्टीज़ का हम देख रहे हैं कि रीजनल पार्टीज़ बहुत ज़्यादा हुई। तो पोस्ट मंडल पॉलिटिक्स की वजह से क्या हुआ, बहुत स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टीज़ आ गई, जैसे कि बिहार और उत्तर प्रदेश में। फिर ये जो रीजनल पार्टी वाली पॉलिटिक्स को बीजेपी ने काउंटर करने के लिए मंडल पॉलिटिक्स लेके आई। मंडल पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि मंडल विद हिंदुत्व पॉलिटिक्स, तो इसको अगर कंबाइन कर दो तो इसे कमंडल पॉलिटिक्स बोलते हैं। जैसे कि जो कल्याण सिंह जी थे उनके लिए बोला जाता है कि वो कमंडल पॉलिटिक्स करते थे। तो कमंडल पॉलिटिक्स का मतलब यही है, मंडल को अगर आप हिंदुत्व पॉलिटिक्स के साथ जोड़ दो तो वो कमंडल पॉलिटिक्स हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी देखा जा रहा था बीजेपी ये जो रीजनल पार्टीज था उसको काउंटर नहीं कर पा रही थी। लेकिन 2019 लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने ओबीसी वोटर्स में काफ़ी वोट मिले ओबीसी वोटर्स के द्वारा बीजेपी को, और इसकी वजह से जो रीजनल पार्टीज़ का जो सपोर्ट था वो थोड़ा कम हुआ। लेकिन यहाँ पर ऑथर ने बोला कैच है, लोकसभा में तो ओबीसी वाले वोट करते हैं बीजेपी को, लेकिन स्टेट असेंबली में नहीं करते। तो बट देयर इज अ कैच, बीजेपी जो है पॉपुलर चॉइस है ओबीसी वोटर्स की ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शंस, लेकिन वो तब पॉपुलर चॉइस नहीं है जब स्टेट गवर्नमेंट की बारी आती। तो स्टेट गवर्नमेंट में लोग अभी भी रीजनल पार्टीज़ को ही प्रेफर करते हैं। अब बीजेपी कास्ट सेंसस क्यों नहीं कराना चाह रही है? तो रीज़न वाई बीजेपी सीम्स रिलक्टेंट अबाउट अ कास्ट सेंसस, ये इसीलिए है क्योंकि अब बीजेपी को डर लग रहा है कहीं कोई ऐसा इशू पॉपअप होकर ना आ जाए जिसकी वजह से रीजनल पार्टीज़ को एक कोई नया इशू बन जाए और फिर वो सेंटर के ऊपर ऐसे प्रेशर डालने लगे कि आप ओबीसी को और कोटा दो, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में और कोटा दो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और कोटा दो। तो वो अभी यूपी में इलेक्शन से पहले ये सारी चीज़ें नहीं चाहते हैं कि कोई एक नया इशू पॉप आउट होकर आ जाए। तो इट माइट रिजल्ट इन अ सिचुएशन ऑफ मंडल 2 कि अगर कास्ट सेंसस हुआ तो हो सकता है मंडल 2 जैसी सिचुएशन आ जाए कि और रिजर्वेशन की बात की जाने लगी ओबीसी को। तो ये इशू है। अब नेक्स्ट जो है ये एक्सप्लेन सेक्शन है हज़ारा कम्युनिटी की। हज़ारा कम्युनिटी को कितना ज़्यादा प्रोसिक्यूट किया जाता है अफगानिस्तान में। तो हज़ारा शिया हैं, ठीक है। तो तालिबान है वेंडलाइज्ड। अब आपको यहाँ से समझ आ गया होगा कि हज़ारा शिया हैं और ये जो तालिबान है ये पाश्तून सुन्नी कम्युनिटी से आते हैं, तो वैसे भी इनके बीच में तो फिर ये सब होने ही वाला है। तो तालिबान ने वेंडलाइज कर दिया था और स्टैचू जो था शिया मिलिशिया लीडर अब्दुल अली मज़ारी का, उसे तोड़ दिया था बामिया में। फिर हज़ारा एथनिक ग्रुप अफगानिस्तान का है, मज़ारी इनके चैंपियन माने जाते थे, हज़ारा ये उनके ग्रुप को लीड करते थे। तो तालिबान ने उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया था 1995 में। फिर बाद में इन्होंने उसका स्टैचू बनाया होगा तो तालिबान ने उसे भी वेंडलाइज कर दिया। अब हज़ाराज हैं कौन? तो हज़ारा अफगानिस्तान में ही रहते हैं, सेंट्रल अफगानिस्तान के माउंटेनियस रीजन में, ठीक है। इनको माना जाता है ये जो है ये डिसेंडेंट्स हैं जेंगीज़ खान के। तो जेंगीज़ खान के डिसेंडेंट है और ये माउंटेनियस रीजन ऑफ अफगानिस्तान में रहते हैं। उसके बाद पहले तो जेंगीज़ खान के डिसेंडेंट थे, लेकिन बाद में इन्हें अफगान एम्पायर का पार्ट बना दिया गया अंडर अहमद शाह दुर्रानी। तो जब इन्हें अफगान एम्पायर का पार्ट बना दिया गया तो उस समय अफगान एम्पायर में मेनली सुन्नीस थे, लेकिन जब हज़ाराज आए तो शिया भी आ गए।
ठीक है। तो सुन्नी मुस्लिम मेजॉरिटी अंडर द पश्तून रूलर रिजल्टेड इन द मार्जिनलाइजेशन ऑफ शिया हज़ारा कम्युनिटी। तो जहाँ पे सुन्नी मेजॉरिटी है वहाँ पे शिया आएंगे तो शिया का मार्जिनलाइजेशन हो गया। जब उनका मार्जिनलाइजेशन हो गया तो जो सेंटर अफगान में जहाँ पर फर्टाइल एरियाज है वहाँ से उन्हें हटा दिया गया और उनको बोला कि आप लो फर्टाइल में जाके ऊपर माउंटेनियस रीजन्स में रहो, इसलिए वो आज तक माउंटेनियस रीजन्स में ही रह रहे हैं। ये हमेशा से तालिबान के टारगेट रहे हैं। तो अफगानिस्तान इस प्रीडोमिनेटली सुन्नी, अफगानिस्तान में ज़्यादातर लोग सुन्नी होते हैं। इसके अलावा जो हज़ारा का डायलेक्ट है वो भी अलग है, वो हज़ारा रागी यूज़ करते हैं, तो वो पश्तून कम्युनिटी से अलग है, तो यहाँ पर भी वो उनसे थोड़े अलग हो जाते हैं। हज़ारा लगभग 10-12% पॉपुलेशन को कंट्रीब्यूट करते हैं, जो भी 38 मिलियन पॉपुलेशन है अफगानिस्तान की। इनके साथ बहुत ज़्यादा इनका ऑपरेशन हुआ है। इनके पहले थोड़े ज़्यादा नंबर्स होते थे लेकिन वो नंबर्स कम हो गए क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा ऑपरेशन हुआ, इनके ऊपर वायलेंस किया जाता था, काफ़ी लोगों को तो एग्जीक्यूट कर दिया गया। इनके जो इन द मिड 19th सेंचुरी मोर देन हाफ देयर पॉपुलेशन वाज आइदर किल्ड और फोर्स्ड इनटू एग्जाइल। तो लगभग 19th सेंचुरी में इनकी आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन को मार दिया गया, काफ़ियों को एग्जाइल में भेज दिया गया। अब व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन हैव दे फेस्ड इन रीसेंट टाइम्स, तो इनके ऊपर किस तरीके का ऑपरेशन होता है। तो हज़ारास को मुस्लिम माना ही नहीं जाता। जैसे तालिबान के एक कमांडर ने ये बोला था कि हज़ारास आर नॉट मुस्लिम्स, यू कैन किल देम। 1998 में लगभग थाउजेंड्स को एग्जीक्यूट किया गया था मज़र शरीफ में। हज़ारास को आज तक वायलेंस का सामना करना पड़ता है, ISIS मिलिटेंट्स के द्वारा उनके मॉस्क को टारगेट किया जाता है, स्कूल्स को, हॉस्पिटल्स को। तो हम देख रहे हैं हज़ारा की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। जब 2004 का अफगानिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन बना तब हज़ारास को इक्वल राइट्स दिए गए और उनको एडमिनिस्ट्रेशन में वेल तरीके से रिप्रेजेंट भी किया गया। लेकिन अब वापस हम देख रहे हैं कि तालिबान पावर में आ गया तो वापस से शिया का मार्जिनलाइजेशन होने लगेगा, हज़ारा कम्युनिटी का मार्जिनलाइजेशन होने लगेगा। ये जो एडिटोरियल है बेसिकली ये एडिटोरियल इस बात पर है कि जो सब ऑर्डिनेट कोड्स वर्ड यूज़ किया जाता है वो सब ऑर्डिनेट कोड्स वर्ड यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले ऑथर ने ऐसा स्टार्ट किया कि नाम में क्या रखा है कि अगर रोज़ का कुछ और भी नाम होता तब भी उसकी स्मेल सेम ही रहने वाली है। लेकिन ऑथर बोल रहा है अगर लीगल रूल्स में कोई भी नाम होता है तो उसकी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होती है। जैसे कि पार्ट 6 जो चैप्टर 6 है उसमें सब ऑर्डिनेट कोड्स का मेंशन किया गया है। तो ऑथर बोल रहा है सब ऑर्डिनेट कोड्स का वर्ड यूज़ करना बिल्कुल सही बात नहीं है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिग्निफाई करता है कि ये सब ऑर्डिनेट कोड्स है, लेकिन जजेस कोई सब ऑर्डिनेट नहीं होते हैं, ठीक है। जजेस अपने जुरिस्डिक्शन में इंडिपेंडेंट होते हैं। तो दिस इनएलिगेंट इनउंसिएशन मेनेसेस द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। तो अगर हम ऐसा इनउंसिएशन करेंगे, सब ऑर्डिनेट कोड्स बोलेंगे, तो जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को इससे कुछ ना कुछ मैनेस है। जैसे कि केशवानंद भारती केस में भी ये बोला गया था, जो ये एसेंशियल फीचर है बेसिक स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। फिर यहाँ पर हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात क्यों कर रहे हैं, तो ऑथर ने यही बोला है जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी है उससे जुडिशियल फ्यूडलिज्म समझ आता है कि कैसे हायरार्की बना रखी है। तो यहाँ पर ऑथर ने बोला हायरार्की बुरी नहीं है, सुपरविजन के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप ये दिखाओगे कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर कंट्रोल है तो वो ठीक नहीं है। तो सबसे पहले ऑथर ने यही बोला है कि कोई भी जज किसी दूसरे जज से सबऑर्डिनेट नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि नो जज इज सबऑर्डिनेट टू एनी अदर। कॉन्स्टिट्यूशनल बीइंग्स की तरह सारे जज अपने जुरिस्डिक्शन में लिमिटेड हैं, ठीक है। आर्टिकल 235 ये बोलता है कि कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ऑथर यहाँ पर ये बोलते हैं जो कंट्रोल वर्ड है इसे रिप्लेस करके सुपरविजन कर देना चाहिए। तो ऑथर अकॉर्डिंग टू द ऑथर ये आर्टिकल इंसल्ट ऐड करता है और इंजरी ऐड करता है कि आप उन एंटिटीज़ को ऐसे बोल रहे हो कि उनके ऊपर कंट्रोल होगा। तो कंट्रोल ठीक नहीं, कंट्रोल का मतलब ये है कि वो जज डिस्ट्रिक्ट जज से इन्फीरियर है, लेकिन ऐसी बात तो नहीं है, वो अपने जुरिस्डिक्शन में तो इंडिपेंडेंट है। ऑन अपील और रिव्यू, अब जैसे अपील और रिव्यू होता है तो यहाँ पर सुपरविजन आप बोल सकते हो, आपको कंट्रोल बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हिमाचल हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया जिसमें हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट ने ये बोला है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट का यूज़ नहीं किया जाएगा। तो इट रिजॉल्व्स दैट हियर एंड आफ्टर ऑल द कोर्ट्स इन द स्टेट शेल अदर देन द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के अलावा कोई भी जुडिशरी होगी तो उसको डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की तरह रेफर किया जाएगा, और इसके अलावा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स नहीं बोलकर ट्रायल कोर्ट्स बोला जाएगा। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के एक हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि हेयर एंड आफ्टर ऑल द कोर्ट्स इन द स्टेट अदर देन द हाई कोर्ट शेल बी रेफर टू एज डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। कि हाई कोर्ट के अलावा कोई भी कोर्ट्स होगी तो उसको डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की तरह रेफर किया जाएगा। फर्दर मोर इन कोर्ट्स को सबऑर्डिनेट कोर्ट की तरह रेफर ना करते हुए ट्रायल कोर्ट्स की तरह रेफर किया जाएगा। अभी ऑथर ने बोला इसमें आर्टिकल 235 को और ज़्यादा रीकास्टिंग की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो कंट्रोल वर्ड है तो उसको भी रिप्लेस करके सुपरविजन करने की ज़रूरत है। अब जैसे कि अभी एक CJI ने ये बात बोली थी, जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट्स के वो ये भी कंसिडर करें कि जो लॉयर्स सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको भी एलिवेशन दिया जाए हाई कोर्ट के जजेस में। तो एक ये वाला पॉइंट है। तो CJ रमना हैज़ रिसेंटली एग्रीड इन प्रिंसिपल फॉलोइंग द रिक्वेस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कि जो भी लॉयर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में तो उनको भी कंसिडर किया जाए टू द एलिवेशन टू द हाई कोर्ट जजेस। तो ऑथर ने बोला कि हमें भी यहाँ पर
थोड़ा ब्रॉडर होने की ज़रूरत है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को वर्ड को हटाने की ज़रूरत है और कंट्रोल के वर्ड को हटा के ज़रूरत सुपरविजन करने की ज़रूरत है। आई होप आपको समझ आ गया, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ठीक है। ये बैटल रेडी तो एनडीए में जैसे विमेन को भी अलाउड करने की बात की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये है। सेकंड जो है फ्रीयर ट्रेड, तो फ्रीयर ट्रेड में ये बोला गया जैसे इंडिया जो था अभी इंडिया कुछ सालों से क्या कर रहा था कि आरसीईपी से इंडिया बाहर हो गया, कि इंडिया को लगा नहीं उसके जो वो हैं उसको उससे नुकसान होने वाला आरसीईपी के द्वारा न्यूजीलैंड की डेयरी इंडस्ट्री और ऑस्ट्रेलिया की डेयरी इंडस्ट्री की वजह से हमारे जो डेयरी फार्मर्स हैं उनको नुकसान होगा, तो ये सारी चीज़ों के चलते हम पीछे हट गए थे। लेकिन अभी जो कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल उन्होंने ये बोला है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि एफटीए साइन हो सके जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया और यूके के साथ, इसके अलावा अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट साइन हो सके। तो ऑथर ने बोला ये हेल्दी साइन है, जैसे कि पहले हम गवर्नमेंट का रुख देख रहे थे, जो गवर्नमेंट वो प्रोटेक्शनिस्ट हो रही थी, लेकिन अब गवर्नमेंट वापस से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात कर रही है। और ऑथर ने बोला लॉन्ग रन में हमेशा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स आपको फ़ायदा ही दिलाएंगे, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा तो कंपटीशन आएगा, कंपटीशन होगा तो हमेशा कंज्यूमर को फ़ायदा ही होने वाला है। हम आगे चलते हैं। एन इरेशनल टर्न, तो यहाँ पर एक स्टेट ऑफ साइंस इंडेक्स आया है जो कि जून में अनाउंस किया गया था। तो ऑथर ने बोला एक तरफ तो हम स्टेट ऑफ साइंस इंडेक्स की बात करें जिसमें 90% ऑफ एडल्ट्स ने ये बोला है कि उन्हें ये लगता है जो साइंस है वो फ्यूचर है और साइंस की वजह से एक आने वाला जो वर्ल्ड है वो ज़्यादा बेटर हो सकता है। तो ऑथर ने बोला है यहाँ पर स्टेट ऑफ साइंस इंडेक्स से हमें ये पता चल रहा है जो इंडिया में 90% ऑफ द एडल्ट्स हैं वो मानते हैं कि साइंस फ्यूचर है। लेकिन उसके बाद हम दूसरी तरफ क्या देख रहे हैं, जो इग्नू जैसे इंस्टीट्यूशन है वो मास्टर प्रोग्राम अनाउंस कर रहे हैं, वो भी एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष विज्ञान। ठीक है, तो यहाँ पर हम सूडो साइंस को एक तरफ प्रमोट कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे जो एडल्ट्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि साइंस कितना होपफुल हो सकता है फॉर द फ्यूचर। तो SOSI वॉज बेस्ड ऑन रिजल्ट्स ऑब्टेन थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ, तो फिर SOSI का सर्वे किया गया था और ये ग्लोबल रिसर्च फॉर्म द्वारा किया जाता है इप्सॉस के द्वारा। लगभग 1000 सिटीजन्स को इन्होंने 1000 सिटीजन्स का सैंपल लिया था जो भी 18 साल से बड़े हैं। 17 कंट्रीज़ में लिया था, ये 17 कंट्रीज़ के हम नाम पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना हो तो साइंस में लोगों ने बहुत ट्रस्ट दिखाया। 90% रिस्पॉन्डेंट्स इंडिया से वो मानते हैं कि वो साइंस में ट्रस्ट करते हैं और लगभग 85% ये मानते हैं कि सोसाइटी नेगेटिवली इम्पैक्ट होगी अगर साइंस को वैल्यू नहीं किया जाएगा। तो साइंस को वैल्यू करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंस आने वाले कुछ सालों में 5 सालों में लाइफ को बेटर बना सकती है, ऐसा 79% ऑफ द रिस्पॉन्डेंट्स का कहना है। तो ऑथर ने बोला एक तरफ जहाँ लोगों को इतना भरोसा है साइंस में, सिटीजन्स ऑफ इंडिया को इतना भरोसा है कि साइंस की वजह से उनकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो सकती है, तो दूसरी तरफ हम उनका साइंटिफिक बिहेवियर क्यों ख़त्म कर रहे हैं ऐसे ज्योतिष विज्ञान में कोर्सेज को इंट्रोड्यूस करके। तो एंड मेकिंग श्योर दैट सच थॉट्स गेट ए स्टैम्प ऑफ फॉर्मल अप्रूवल बाय इंट्रोड्यूसिंग डिग्री कोर्सेज। तो एक तरफ लोगों के मन में सूडो साइंस के कुछ विचार तो होते ही हैं, जैसे आप अंधविश्वास को और ज़्यादा ठोस करते हो ऐसे डिग्री कोर्सेज को लॉन्च करके। तो द स्टैम्प विल ऑफ कोर्स हेल्प इरेशनल थॉट्स टू पर्कुलेट मोर इजली इनटू द सोसाइटी। तो अगर आप ऐसे कोर्सेज कराने लगोगे एस्ट्रोलॉजी में तो जो इरेशनल थॉट्स हैं वो और ज़्यादा इजली पर्कुलेट होने लगेंगे सोसाइटी में। तो ऑथर ने बोला है जैसे कि क्लेम किया जाता है कि कॉस्मेटिक सर्जरी गणेशा के टाइम से थी, एंशिएंट इंडिया में थी, और कोई अगर इसको काउंटर करने की कोशिश करेगा तो उसको एंटी नेशनल बोल दिया जाता है। तो दे में इवन किल हुआ। तो यहाँ पर ऑथर ने ये बोला कि अगर आप कुछ भी ऐसा बोलने की कोशिश करोगे कि एंशिएंट इंडिया में इतना ज़्यादा साइंस कल्चर नहीं था तो आपको ऐसे एंटी नेशनल बोला जाएगा, आपको मारने की धमकी दी जाएगी। सबसे पहले ऑथर ने ये बोला हमें सूडो साइंस को प्रमोट नहीं करना है। तो इस आर्टिकल में बेसिकली ये सूडो साइंस को प्रमोट नहीं करना है। एस्ट्रोलॉजी की कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं होती है, तो एस्ट्रोलॉजी के लिए कोर्स लॉन्च करना तो बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। जैसे कि जो साइंस का मेथड होता है वो किस बात पर बेस्ड होता है, एक हाइपोथेसिस होती है, फिर हाइपोथेसिस के लिए प्रेडिक्शन करेंगे, लॉजिकल प्रेडिक्शंस करेंगे, फिर लॉजिकल प्रेडिक्शंस को लेकर डेटा कलेक्ट करेंगे कि क्या ये प्रेडिक्शन सही होने के कितने चांसेस हैं, फिर लाइक्लीहुड देखेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी देखेंगे। लेकिन एस्ट्रोलॉजी ऐसा कुछ नहीं करती है, ठीक है। ऑलमोस्ट 50 ईयर्स एगो, लगभग 1975 में भी ये बोला गया था कि लोगों को एस्ट्रोलॉजी के अगेंस्ट बोला गया था कि एस्ट्रोलॉजी से सूडो साइंस प्रमोट होती है। एंशिएंट टाइम्स में एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करना ठीक था क्योंकि तब लोगों को प्लैनेट, सन्स, ये सब चीज़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं था, उनको ये सब मिरेकल लगते थे। तो इन एंशिएंट टाइम्स द वर्ड व्यू वॉज मैजिकल, उन्हें ये सब लगता था सब कुछ मैजिकल है। प्लैनेट्स और अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं था, उन्हें लगता था अर्थ के ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स वो लोग एक्सर्ट करते हैं। अब जब हमें सब कुछ पता चल चुका, हमें प्लैनेट्स पता चल चुके हैं कैसे डेवलप हुए, स्टार्स के बारे में पता चल चुका है और हमें ये भी पता चल गया कि उनके अंदर इतनी फोर्स नहीं है कि वो हमको इन्फ्लुएंस कर सकें,
तो जो SOSI सर्वे वो क्लियरली इंडिकेट्स करता है जो हमारे 90% सिटीजन्स हैं वो साइंस को ट्रस्ट करते हैं और 91% ये एग्री करते हैं कि जो वर्ड है उसे अपने करियर टुवर्ड्स साइंस को परस्यू करना चाहिए। तो एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं, दूसरी तरफ हम स्यूडो साइंटिफिक डिग्री कोर्सेज को लॉन्च करने की बात कर रहे हैं। तो ऑथर ने बोला ये हमें नहीं करना चाहिए। तो हमारे सिटीजन्स को हमें ज़्यादा रैशनल और हमारी सोसाइटी जो हम देख रहे हैं ऑब्सक्यूरेंटिस्ट बन रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें सूडो साइंस को डिनाउंस करना चाहिए और लोगों के अंदर साइंटिफिक स्पिरिट और टेम्पर को प्रमोट करना चाहिए। ये जो एडिटोरियल है ये बेसिकली इस बात पे है कि विमेन की क्या सिचुएशन होने वाली है नए अफगानिस्तान में। तो सबसे पहले ऑथर ने कंपेयर किया है। सबसे पहले जब तालिबान ने टेक ओवर किया था 1996, उससे पहले विमेन की क्या सिचुएशन थी। तो उससे पहले लगभग 70% जो टीचर्स थी, 50% जो सिविल सर्वेंट्स, तो 40% मेडिकल डॉक्टर्स जो अफगानिस्तान में थे वो विमेन थी। फिर तालिबान ने टेक ओवर किया, उसके बाद क्या हुआ, गर्ल्स को एजुकेशन डिनाई कर दी गई, विमेन को काम करने के लिए मना कर दिया गया। वो अपना हाउस अगर बाहर जाना चाहती हैं तो किसी मेल मेंबर के साथ ही जाएंगी, उन्हें हमेशा बुरखा में ही रहना हेड टू फुट, ठीक है। इसके अलावा बुरखा के साथ साथ अगर उन्हें कहीं भी बाहर जाना है तो मेल रिलेटिव के साथ ही जाएंगी। जो शॉपकीपर है, अगर किसी औरत ने बुरखा नहीं पहन रखा है तो उसको कोई भी सामान नहीं देगा। रिक्शा ड्राइवर्स उनको पैसेंजर्स नहीं बनाएंगे जब तक वो पूरी तरीके से ढकी हुई नहीं होंगी। अगर किसी भी विमेन ने इन रूल्स को वॉयलेट किया तो उनको जेल में डाल दिया जाता था, ठीक है। इसके अलावा जिन शॉपकीपर ने ऐसी विमेन को कुछ भी दिया तो उनको भी जेल में डाल दिया जाता था। फिर 2004 के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तब अफगान विमेन को राइट्स मिलना शुरू हुए। इन द पोस्ट तालिबान पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन ब्रॉड सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इसकी वजह से सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ आई, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन विमेन की इंप्रूव हुई, ठीक है। जो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इनरोल था प्राइमरी एजुकेशन में वो लगभग 33% तक रोज हो गया, ठीक है। रजिस्टर्ड फीमेल एनरोलमेंट जो सेकेंडरी स्कूल्स में है वो 39% तक चला गया। इसके अलावा 3.5 मिलियन अफगान गर्ल्स जो स्कूल में थी और लगभग 1 लाख यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रही थी। अब वापस हम देख रहे हैं तालिबान रजीम आ रही है तो आगे क्या हो सकता है। अब यहाँ पे तालिबान के स्पोक्स पर्सन का ये बोलना है कि हमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, विमेन को काम करना है करें, तो एजुकेशन ऑफ विमेन के लिए उनको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, वो औरतों की एजुकेशन को डिनाई नहीं करेंगे, ऐसा उनका कहना है। लेकिन उन्होंने बोला ये सारी चीज़ें जो भी होंगी वो शरिया लॉ के फ्रेमवर्क में होंगी। Nowadays there are scores of schools especially for girls in the area of the Islamic Emirate। तो जैसे कि इन्होंने अफगानिस्तान का नाम बदल के इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान कर दिया है। इनका मेन यहाँ पर कैच ये इन्होंने ये बोला है कि विमेन वही जॉब्स परफॉर्म करेंगी जहाँ पर गर्ल्स और चाइल्ड का मैटर आ रहा है, ठीक है। तो वी इनकरेज दिस एंड वी कॉल इट कंडीशन दैट हॉस्पिटल्स फॉर फीमेल्स आर सेग्रीगेटेड फ्रॉम हॉस्पिटल फॉर मेल्स। तो फीमेल्स के लिए हॉस्पिटल अलग होंगे, मेल्स के लिए हॉस्पिटल अलग होंगे। तो जो फीमेल पेशेंट्स होंगी वो फीमेल के हॉस्पिटल में जाएंगे, जो मेल पेशेंट्स होंगी वो मेल के हॉस्पिटल में जाएंगी, और फीमेल ही फीमेल को देख सकता है, मेल ही मेल को देख सकता है। तो सबसे पहला सेग्रीगेशन ये इस बारे में बात कर रहे हैं। और इन्होंने ये बोला जो भी वर्क कंडीशंस होंगी वो शरिया के अकॉर्डिंग ही होंगी, अपने विम्स और फैंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं होंगी। तो दूसरा यहाँ पर ये कैच है कि जो भी वर्क कंडीशंस होंगी वो शरिया के अकॉर्डिंग ही होंगी। तो इसका क्या मतलब है कि विमेन का ब्यूरोक्रेसी में कोई प्लेस नहीं होगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में तो मेल फीमेल दोनों लोग साथ में काम करते हैं, तो मतलब विमेन का प्लेस ये ब्यूरोक्रेसी में नहीं देने वाले हैं। मोस्ट इंटरव्यूज़ ने ये बोला है जो विमेन होंगी उनको हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर में ही बस एक्सेप्ट किया जाएगा, और ऐसे किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जहाँ पे विमेन और चिल्ड्रन से डील किया जाता है। बियॉन्ड दैट उसके अलावा विमेन को कहीं पर भी नहीं राइट्स मिलेंगे। तो बियॉन्ड दैट द आइडिया ऑफ वुमेन होल्डिंग पब्लिक ऑफिस और वर्किंग इन बिजनेसेस नॉट डीलिंग विद फीमेल और चिल्ड्रन, तो वैसा वो नहीं मान रहे हैं। तो अब देखने वाली बात है कि आगे का कैसे गवर्न करेंगे अफगानिस्तान को तालिबान। तो फिर जब होगा हम देखेंगे। हम आगे चलते हैं। यहाँ पर ये जो नॉर्दर्न अलायंस थी जिसके द्वारा थोड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा था कि तालिबान के रूल के अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वो भी उनके साथ पीस डील साइन करने की बात कर रहे हैं। तो अहमद मसूद जो कि अफगानिस्तान लास्ट मेजर आउटपोस्ट ऑफ एंटी तालिबान रेजिस्टेंस, इनको नॉर्दर्न अलायंस के बारे में जाना जाता है। 1996 में तालिबान ने हर जगह कैप्चर कर लिया था, लेकिन तब भी वो नॉर्दर्न अलायंस को कैप्चर नहीं कर पाए थे, जो नॉर्दर्न रीजन है अफगानिस्तान के। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये लोग भी ऐसे पीस की बात कर रहे हैं। आगे हम चलते हैं। तो मतलब बेसिकली अब तालिबान के लिए कोई भी एक उनको प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं है, उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाने के लिए कोई भी नहीं बचेगा अगर नॉर्दर्न अलायंस उनके साथ एक पीस डील साइन कर लेंगे। हम आगे चलते हैं। यहाँ पर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम मुझे आपको बतानी थी। तो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो RBI की है उसमें कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल, सारे रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, इसके अलावा माइनर्स भी लगभग $2,50,000 हर साल फाइनेंशियली रेमिट कर सकते हैं, करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन दोनों के लिए। अब ये पैसा किस लिए यूज़ किया जा सकता है, तो जो रेसिडेंट्स हैं वो रेमिट कर सकते हैं मनी अब्रॉड बहुत सारे पर्पसेस के लिए, जैसे कि अगर उनको प्राइवेट विजिट करनी है किसी भी कंट्री में, लेकिन यहाँ पर नेपाल और भूटान जैसे कंट्री को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। गिफ्ट और डोनेशन के लिए करवा सकते हैं रेमिट। इसके अलावा अब्रॉड जाना हो एम्प्लॉयमेंट के लिए, इमिग्रेशन के लिए, मेंटेनेंस, क्लोज रिलेटिव सपोर्ट, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्टडीज़ के लिए, चेकअप अब्रॉड के लिए। लेकिन वो एक
चीज़ के लिए नहीं कर सकते वो ये है, अगर उन्हें ट्रेडिंग करनी हो फॉरेन एक्सचेंज में तो वो नहीं कर सकते। तो रेमिटेंस फॉर ट्रेडिंग इन फॉरेन एक्सचेंज अब्रॉड इज ऑल्सो नॉट अलाउड। इसके अलावा आरबीआई रेमिट इसलिए भी नहीं अलाउ करता अगर आपको मार्जिन और मार्जिन कॉल्स करनी हो टू द ओवरसीज एक्सचेंजेस। तो आपको ये समझ आ गया होगा लिबरटाइज रेमिटेंस स्कीम में $2,50,000 तक रेमिट करा सकते हैं, करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों के लिए, काफ़ी पर्पसेस के लिए करा सकते हैं। लेकिन अगर आपको उनके ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करना है तो नहीं करा सकते हो, मार्जिन में करना है तो नहीं करा सकते हो, ठीक है। तो डज नॉट अलाउ फॉर इंडिया फॉर मार्जिन और मार्जिन कॉल्स। उसके अलावा अगर फॉरेन एक्सचेंज अब्रॉड में आपको ट्रेडिंग करना। आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आया हो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।